वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेहान टॉक्स। आज हम बात करेंगे लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के आईपीओ, एक इंटीग्रेटेड पावर केबल्स, कंडक्टर और ईपीसी कंपनी जो मार्केट में आ रही है रुपीज 742 करोड़ के इश्यू के साथ। प्राइस बैंड है 203 से लेके 214 और बिडिंग ओपन होगी 9 जुलाई से, क्लोज हो जाएगी 13 जुलाई को। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है 16 को है। चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आपकी एलोकेशन स्ट्रेटजी में जगह डिजर्व करता है या नहीं। So first of all, there is a disclaimer. So presentation is for information and education purposes only. There is no advice and not any recommendation to buy or subscribe. The document is prepared with all the publicly available sources, including the red herring prospectus and the research report from various brokerages house. Please consult a qualified advisor before making any investment decisions. For more disclosure, you can visit our website. चलिए पहले नंबर्स देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्राइस बैंड 203 to 214, फेस वैल्यू इज ₹5। ये एक मिक्स इशू है, यानी कि 542 करोड़ एक फ्रेश इशू है और 200 ऑफर फॉर सेल। टोटल मिला के 742 करोड़ का इशू है। एक लॉट में 70 शेयर्स हैं। टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कट ऑफ प्राइस पे लगभग 15,000 बनते हैं। बिडिंग स्टार्ट्स ऑन 9 एंड एंड्स ऑन 13 जुलाई और लिस्टिंग टेटिवली ऑन 16 जुलाई को होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे। पोस्ट इशू मार्केट कैप की बात करें तो रफली 3004 करोड़ का बनता है। फ्रेश इशू का पैसा एक्चुअली कहां जा रहा है? सिंपल स्टोरी है। यहाँ रफली 490 करोड़ या फ्रेश इशू प्रोसीड्स का 90% सीधा एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को प्रीपे या रीपे करने के लिए जाएगा। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा जो ग्रॉस प्रोसीड्स का 25% तक कैप्ड है। ये एक फेयरली क्लीन यूज ऑफ प्रोसीड्स है। ये एग्रेसिव एक्सपेंशन या एक्विजिशंस के लिए नहीं यूज नहीं होने वाला। लार्जली एक डीलिवरेजिंग एक्सरसाइज है जो इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने में और प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करने में हेल्प करने जाएगा। अब कंपनी ओवरव्यू की बात करें, लेजर पावर एंड इंफ्रा एक इंटीग्रेटेड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो पिछले 3 डेकेड से ज्यादा लेजर ब्रांड के नाम से पावर केबल्स, कंडक्टर्स और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और साथ में ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं इंडिया के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू चेन। इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, सब वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। कंपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 85,448 मेट्रिक टन की है। 26 में देखें, FY26 का 54% ऑफ रेवेन्यू जो है मोस्टली ईस्ट इंडिया से ही आ रहा है। ये बैकवर्डली इंटीग्रेटेड भी हैं, मतलब ये अपने खुद के लिए एल्यूमिनियम रॉड्स और कंपाउंड्स भी बनाते हैं और 2015 से ईपीसी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में भी आ चुके हैं। एक चीज जो स्टैंड आउट करती है वो है इनकी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। यूएस बेस्ड टीएस कंडक्टर कॉर्पोरेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन कंडक्टर्स के लिए, जिसमें हम बाद में भी बात करेंगे। नाउ बिजनेस की बात करें, यहाँ पे 2 पार्ट में चलता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग जो रेवेन्यू का लगभग 73% है। इसमें आता है एचटी केबल्स और एलटी केबल्स, एरियल बंच केबल्स, कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम रॉड्स और इंपॉर्टेंटली रेलवे सिग्नलिंग केबल्स। दूसरा है ईपीसी, रफली 27% ऑफ रेवेन्यू। यहाँ टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सबस्टेशन डेवलपमेंट 33 केवी तक और अंडरग्राउंड केबलिंग मोस्टली इन हाउस। एज पर मैनेजमेंट दिस इज अ कॉम्बिनेशन इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली फीड करता है अपने खुद के ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, जिससे क्वालिटी और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पे टाइट कंट्रोल मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। ईस्ट इंडिया के केबल और कंडक्टर मार्केट में रीजनल लीडरशिप है कंपनी की। स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी मॉडल है। टीएस कंडक्टर पार्टनरशिप से आने वाले टेक्नोलॉजी एज नेक्स्ट जनरेशन कंडक्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है इनके लिए। इनका रेलवे फ्रेंचाइजी एज एन RDSO अप्रूव्ड सिग्नलिंग केबल सप्लायर है कंपनी। और लास्ट में एक हेल्दी ऑर्डर बुक है जहां पे 3,243 करोड़ के FY26 में इनके पास ऑर्डर्स हैं। वाइल 24 में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर बुक जो थी 2,173 करोड़ थी। तो ऑर्डर बुक का ग्रोथ एक अच्छा डिमांड विजिबिलिटी भी
प्रोवाइड करता है इस कंपनी के लिए। चलिए फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी देखते हैं। रेवेन्यू 24 में 1748 करोड़ से बढ़ के 25 में पीक रेवेन्यू तक पहुंचा 25,070 करोड़। देन 26 में माइनर डिक्लाइन है 23,026 करोड़ पे आकर, मतलब अराउंड 9.5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी दोनों सेगमेंट्स एक अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग FY22 बेस से नॉर्मलाइज हुए। 2025 में ईपीसी रेवेन्यू 3 गुना से ज्यादा जंप किया था, एक लो FY24 के बेस पे, और पेस रिपीट नहीं हुआ। उसके ऊपर ईपीसी बिजनेस ने सिर्फ 8 आउट ऑफ द 47 बिड्स कन्वर्ट किए FY26 में, जिससे फ्रेश ऑर्डर इनटेक स्लो हो गया। हालांकि ओवरऑल ऑर्डर बुक बढ़ता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू डिप होने के बावजूद भी अबिटा बढ़ता है 156 करोड़ से 301 करोड़ तक। अबिटा मार्जिन इंप्रूव होते हैं 8.9 करोड़ से 13% तक। दिस इज ड्रिवन बाय बेटर ग्रॉस मार्जिन्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विद टाइट कंट्रोल से। Adjusted PAT roughly tripled from 40 crores to 119 crores। तो ये एक मार्जिन एक्सपेंशन और कॉस्ट डिसिप्लिन की स्टोरी है रेवेन्यू वॉलिटिलिटी के साथ भी। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROI peaked in FY25 at 18%, then little lowered in FY26 to 16.4। ROCE also followed the same pattern, 22.3 से 18.9%। Total debt actually increased from 394 crores to 828 crores as a result of debt to equity in 1. As a result debt to equity जो है वो 1.1 स्टैंड कर रहा है। ये बिजनेस में एक्चुअली कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए डेट लिया था। यही वजह है कि फ्रेश इशू का 490 करोड़ जो है डेट रीपेमेंट करने के लिए ही यूज हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट डिटेल चेक करते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन decline from 85 to 61%. Important question is why? कंपनी ने इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 38% बढ़ाया 2 सालों में, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐड किया while actual production was lower in tons. So is this a demand problem? Answer is no. This is capacity addition before demand rises. So this is not as such alarming. If they get more orders to use that capacity and improves leverage, hence its return ratios. ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी FY26 में नेगेटिव हो गया -119 करोड़, मेनली स्ट्रेच रिसीवेबल्स की वजह से। एक और डिटेल जो हेडलाइन ग्रोथ स्टोरी में नहीं दिखता है। अब वो वैल्यूएशंस वाला सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या ये आईपीओ रीजनेबली प्राइस्ड है? अपर प्राइस बैंड पे देखें तो लेजर पावर वैल्यूड है अराउंड रफली 25.3 टाइम्स FY26 अर्निंग्स पोस्ट इशू पे। When compared with the Polycab at 56, KEI Industries at 53 और APAR Industries at 57, ये एक significantly डिस्काउंट है लार्ज कैप पीयर केबल्स के। छोटे पीयर्स जैसे कि डायनेमिक केबल्स और यूनिवर्सल केबल्स कंपैरिजन में लेजर पावर की रेंज के करीब ट्रेड करते हैं, जैसे कि 20 से लेके 24 टाइम्स के अराउंड। तो रिलेटिव बेसिस पे ये एक रीजनेबली प्राइस लगता है, लीविंग द रूम फॉर री-रेटिंग इफ एग्जीक्यूशन एंड मार्जिन ट्रेंड्स सस्टेन। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, द ग्रे मार्केट प्रीमियम हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द आईपीओ ओपन। लास्ट 8 दिन का हमारे पास रिकॉर्ड जो अवेलेबल है उसके करंटली जीएमपी जो है 16% एट द अपर प्राइस बैंड है, सजेस्टेड है प्रीमियम लिस्टिंग। ओनरशिप की बात करें तो प्री इशू प्रमोटर ग्रुप मतलब कि दीपक गोयल, देवेश गोयल, अक्षत गोयल और राखी गोयल कंपनी का 100% होल्ड करते हैं। पोस्ट इशू अपर प्राइस बैंड पे प्रमोटर होल्डिंग 75.3% तक आ जाता है और पब्लिक होल्डिंग 24.7% करेगा। 4 प्रमोटर्स में से 3 दीपक, दिवेश और राखी गोयल जो है ऑफर फॉर सेल में थ्रू शेयर्स दे रहे हैं। अक्षत गोयल ऑफर फॉर सेल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके बाद प्रमोटर लिस्टिंग जो है 75% का रहेगा, तो दे विल स्टिल हैव स्किन इन द गेम। ना कोई भी आईपीओ नोट कंप्लीट नहीं हो सकता रिस्क के बिना, और इस आईपीओ नोट में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसकी हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, टॉप 10 कस्टमर्स FY26 की बात करें तो 72% तक रेवेन्यू शेयर बनाते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी है, केबल्स और कंडक्टर्स अकेले रेवेन्यू का लगभग 73% है। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील में मार्जिन स्क्वीज कर सकते हैं। सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है। लेकिन 2 चीजें जो मैं इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा रेड फ्लैग करूंगा वो है
वीक ईपीसी बिड कन्वर्जन। ये सिर्फ 8 आउट ऑफ द 47 बिड्स जीत सके थे FY 926 में। और शार्पली फॉलिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 85.8 से 61.6 तक सर 2 साल में आ गया। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ कंबाइन करके ये कुछ नियर टर्म एग्जीक्यूशन चैलेंजेस पॉइंट करते हैं जो सब्सक्राइब करने से पहले हमें क्लोजली देखनी चाहिए। अब मार्केट की आउटलुक की बात कर लें। बिगर पिक्चर पे स्टेप बैक करते हुए इस सेक्टर के टेलविंड्स बिल्कुल रियल है। इंडिया का डोमेस्टिक कंडक्टर मार्केट रफली $185 बिलियन FY 25 से बढ़ के 240 से लेके 300 बिलियन FY 30 तक जाने के प्रोजेक्शंस हैं, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के टारगेट से ड्रिवन है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी को 4.9 लाख सर्किट किलोमीटर से 6.5 लाख तक एक्सपैंड करने का FY 32 का टारगेट है। और स्पेसिफिकली लेजर पावर के लिए TS कंडक्टर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप AECC और HTLS कंडक्टर मार्केट खोल देता है, जो करंटली 40 से 50 बिलियन से बढ़कर 250 बिलियन तक जाने का एक्सपेक्टेशन है FY 30 तक। अगर ये उस टेक्नोलॉजी एज पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एक मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी लेवर बन सकता है। तो सब मिला के देखते हैं तो स्ट्रीट्स का एस्टिमेट लार्जली कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ चॉइस ब्रोकिंग, एसबीआई सिक्योरिटीज और आनंद राठी सबने सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस दिए हैं। एंटीक का टोन पॉजिटिव है और बजाज ब्रोकिंग नॉन रेटेड रहा है। आईपीओ के लिए कोर आर्गुमेंट है वैल्यूएशन कंफर्ट 25x FY 26 earnings versus large peers 50 plus combined with the debt reduction plan और एक genuine technology differentiator। कॉशन के लिए कोर आर्गुमेंट है FY 26 revenue decline, falling capacity utilization, weak EPC bid rate और एक नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमेशा की तरह ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। प्लीज आप अपनी खुद की रिसर्च करें और स्क्रीन पे दिए गए डिस्क्लोजर्स को चेक करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हुए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से एक नए आईपीओ रिव्यू के साथ। टिल देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।